नमस्कार। आज हम एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की यात्रा पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम मध्य प्रदेश की राजनीति से आप कह सकते हैं दशकों तक गहराई से जुड़ा रहा। शिवराज सिंह चौहान। हमारे पास शिवराज सिंह चौहान एक राजनीतिक यात्रा नाम के लेख के कुछ खास अंश हैं और आज की हमारी ये जो पड़ताल है इसका मकसद है शिवराज सिंह चौहान के सफ़र के अलग अलग पहलुओं को समझना। उनके शुरुआती दिन कैसे थे, कैसे वो राजनीति में आगे बढ़े, फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उनका वो लंबा कार्यकाल, उनकी नीतियां, उनकी सफलताएं और हाँ, उनसे जुड़े विवाद भी। और आखिर में मध्य प्रदेश की राजनीति और समाज पर उनका क्या असर रहा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये उस पूरी प्रक्रिया की है जिसमें एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति छात्र राजनीति से निकलता है और फिर सालों तक एक बड़े राज्य का नेतृत्व करता है। उन्हें मध्य प्रदेश का स्ट्रॉन्ग मैन भी कहा गया और लोग प्यार से शिवराज बाबू या मामा भी कहते थे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। 5 मार्च 1956 को जन्म हुआ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जैत गांव में। लेख में जिक्र है कि परिवार किसान पृष्ठभूमि से था, सामान्य जीवन था, लेकिन बचपन से ही सार्वजनिक जीवन और समाज सेवा में रुचि थी, ऐसी बातें सामने आती हैं। उन्होंने भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में एमए किया, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ छात्र जीवन से ही वो राजनीति और जिसे कहते हैं संगठनात्मक गतिविधियों में काफी सक्रिय हो गए थे। तो क्या यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव पड़ी? संघ यानी आरएसएस से जुड़ाव, और वो भी बहुत कम उम्र में। महज 13 साल की उम्र में वो संघ से जुड़े। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवीबीपी, उसमें सक्रिय हुए। और ये सिर्फ कोई नाम का जुड़ाव नहीं था। लेख इशारा करता है कि यहीं पर उन्होंने संगठन कैसे चलाना है, अनुशासन और जमीन पर काम कैसे करना है, वो सब सीखा। ये चीजें बाद में उनके राजनीतिक करियर के लिए एक तरह से बुनियाद बनी। आपातकाल के दौरान जेल जाने का भी जिक्र है लेख में, जो उस दौर के कई नेताओं के जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। हाँ, वो तो था। ये दिलचस्प है कि कैसे ये शुरुआती अनुभव बाद के जीवन को, खासकर राजनीतिक जीवन को आकार देते हैं। लेख उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ बताता है, जैसे उनकी सादगी या लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश। इसके बारे में कुछ खास? अब ये कितनी वास्तविक थी, कितनी नहीं, इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन उनकी लोकप्रियता में इस छवि का योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाना, उनकी ही भाषा में, उनके अंदाज में बात करना, ये सब उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। लेख में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि कैसे वो अचानक किसी गांव पहुंच जाते थे या आम लोगों के साथ जमीन पर ही बैठ जाते थे उनकी समस्याएं सुनने। अच्छा, तो ये जो व्यक्तिगत शैली थी, ये उनके राजनीतिक सफर में कैसे बदली? बीजेपी में उनका आना और फिर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना, ये सफर कैसे तय हुआ? उनका जो फॉर्मल राजनीतिक सफर था वो शायद 1990 में शुरू हुआ, जब वो बुधनी से विधायक चुने गए। फिर 1991 में विदिशा से लोकसभा सांसद बने और उसके बाद तो लगातार 5 बार सांसद रहे। पार्टी संगठन में भी उनकी भूमिका काफी अहम रही, जैसे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने वो। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं कर रहे थे, बल्कि संगठन में भी अपनी जगह मजबूत कर रहे थे। सही कहा आपने। और फिर आया 2005 का वो साल, वो मोड़, जब उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। वो एक ऐसा दौर था जब राज्य में भाजपा के अंदर लीडरशिप को लेकर कह सकते हैं थोड़ी अस्थिरता सी थी। तो उनका मुख्यमंत्री बनना कई लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग भी था। लेकिन एक बार जब उन्होंने पद संभाला, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। बीच में एक छोटा सा गैप जरूर आया था, उसको छोड़कर। हाँ, वो गैप था, पर लगभग 16 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहना, ये भारतीय राजनीति में कोई आम बात तो है नहीं। देखिए, लेख कई वजह गिनाता है। एक तो जैसा आपने कहा, उनकी वो व्यक्तिगत छवि और जमीनी जुड़ाव, वो मामा या शिवराज बाबू वाली छवि उसने बहुत मदद की। दूसरा, उनकी कल्याणकारी योजनाएं, खासकर महिलाओं, किसानों और ग्रामीण लोगों को टारगेट करने वाली योजनाएं। तीसरा, पार्टी के अंदर और राज्य के प्रशासन पर उनकी मजबूत पकड़। और चौथा, शायद ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष की कुछ हद तक बिखरी हुई स्थिति का भी उन्हें फायदा मिला। तो ये एक मिला जुला असर था, कोई एक कारण नहीं। उनकी लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो ये जनता से सीधा संवाद वाली बात बार बार आती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जन दर्शन जैसे कार्यक्रम, क्या ये वाकई असरदार थे या ये सिर्फ एक इमेज बनाने का तरीका था? लेख क्या कहता है इस पर? लेख दोनों बातें कहता है।
एक तरफ तो ये बिल्कुल सच है कि इन तरीकों से उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और एक सुलभ मुख्यमंत्री मतलब अप्रोचेबल सीएम की छवि बनाई। कई बार तो ऐसा भी हुआ, जिसके उदाहरण लेख में है, कि उन्होंने सोशल मीडिया से मिली शिकायतों पर सीधे एक्शन भी लिया। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक है वो इसे एक तरह का इमेज मैनेजमेंट भी मानते थे। उनका कहना था कि शायद इसका मकसद असल मुद्दों से ध्यान हटाना हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि ये उनकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा था। बिल्कुल। चलिए अब जरा उनके कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं और जो मुख्य नीतियां रहीं उन पर आते हैं। किन क्षेत्रों पर उनका खास फोकस रहा? लेख किन चीजों को हाईलाइट करता है? कृषि क्षेत्र का जिक्र तो बहुत आता है। मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिले उनके कार्यकाल में, यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्या लेख किसी खास योजना या नीति का जिक्र करता है जिसका इसमें बड़ा रोल रहा हो? हाँ, कृषि क्षेत्र में तो कई कामों का जिक्र है, जैसे सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना, खासकर वो नर्मदा घाटी परियोजना से जुड़ी नहरें वगैरह, ब्याज दर कम करके किसानों को लोन देना, और जैसा आपने कहा भावांतर भुगतान योजना जैसी कुछ नई पहलें भी की गईं। हालांकि उनके असर और सफलता पर मिलीजुली राय रहीं। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना जैसी जो महिला केंद्रित योजनाएं थीं, वो भी उनकी एक बड़ी पहचान बनी, जिसका मकसद था बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित करना। लेकिन योजनाओं के सामाजिक असर का भी थोड़ा विश्लेषण करता है। हाँ, लाडली लक्ष्मी तो काफी चर्चित रही थी। अच्छा, इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में लेख क्या कहता है? इन सेक्टर्स में भी कोशिशों का जिक्र है, जैसे स्वास्थ्य में अस्पतालों को अपग्रेड करना, नई स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करना, शिक्षा में स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और क्वालिटी बढ़ाने की कोशिशें, और औद्योगिकरण के लिए वो इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करना, निवेश लाने की कोशिश करना, ये सब भी हुआ। लेख बताता है कि इन क्षेत्रों में कुछ प्रगति तो हुई, लेकिन चुनौतियां भी बनी रहीं। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे। अच्छा, और ये मध्य प्रदेश का स्ट्रॉन्ग मैन वाली छवि, ये कहाँ से आई? क्या ये उनके प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी है? ये उपाधि जो है, ये शायद कई चीजों का मिला-जुला नतीजा है। एक तो उनका इतना लंबा कार्यकाल, जो अपने आप में एक राजनीतिक ताकत का प्रतीक बन जाता है ना? दूसरा, कुछ मौकों पर उन्होंने कानून व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में थोड़े कड़े फैसले लिए, जिससे इस छवि को बल मिला। तीसरा, अपने राजनीतिक विरोधियों पर और पार्टी के अंदर भी अपनी पकड़ बनाए रखना, ये भी इस धारणा को मजबूत करता है। लेख ये इशारा करता है कि ये छवि उनके समर्थकों के लिए तो बहुत पॉजिटिव थी, पर आलोचकों के लिए ये सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतीक थी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। जाहिर है इतना लंबा कार्यकाल बिना आलोचनाओं और विवादों के तो नहीं रहा होगा। लेख इस बारे में क्या जानकारी देता है? और यहाँ यह साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ लेख में जो तथ्य और नजरिए दिए गए हैं उन्हें ही साझा कर रहे हैं, बिना किसी का पक्ष लिए। भ्रष्टाचार के आरोप, खासकर वो व्यापम घोटाला, उनके कार्यकाल पर एक बड़ा दाग माना जाता है। क्या लेख इस पर विस्तार से बात करता है? ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री दोनों की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसमें वो एंट्रेंस एग्जाम्स और सरकारी नौकरियों में कथित धांधली और फिर उससे जुड़ी जो संदिग्ध मौतें हुईं, वो सब मामले शामिल थे। लेख इस मामले की जांच, कोर्ट की कार्रवाई और जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुईं, उनका पूरा विवरण देता है। इसके अलावा खनन माफिया, जमीन आवंटन से जुड़े कुछ मामले और कुछ दूसरे प्रशासनिक फैसलों से जुड़े विवादों का भी जिक्र किया गया है। इन आरोपों और आलोचनाओं का उनकी राजनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ा? क्या विपक्ष इन मुद्दों को असरदार तरीके से उठा पाया? लेख का जो विश्लेषण है उसके मुताबिक इन विवादों ने यकीनन उनकी छवि को धक्का पहुंचाया और विपक्ष को हमला करने का मौका दिया। खासकर व्यापम मामला तो नेशनल लेवल पर हेडलाइन बना था। हालांकि लेख ये भी कहता है कि अपनी जमीनी पकड़ और वो जो कल्याणकारी योजनाओं का जाल था, उसके कारण वो काफी हद तक इन झटकों को सहने में कामयाब रहे। लेकिन हाँ, 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा की हार हुई, उसके पीछे इन विवादों की भी भूमिका मानी जाती है, भले ही वो हार बहुत कम अंतर से हुई थी। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसी लोकप्रियता और विवाद दोनों साथ साथ चलते रहे। लेख से कुछ और रोचक बातें या उनकी व्यक्तिगत शैली से जुड़ी चीजें सामने आती हैं। एक बात जो अक्सर कही जाती है वो है उनकी चुनावी रैलियों और भाषणों का अंदाज। क्या लेख इस पर कुछ कहता है? हाँ, लेख उनकी संवाद शैली और भाषण कला का जिक्र करता है। बताया गया है कि वो आम बोलचाल की भाषा का, किस्से कहानियों का और भावनात्मक अपील का खूब इस्तेमाल करते थे।
उनकी रैलियों में भीड़ जुटाने की जो क्षमता थी उसे भी रेखांकित किया गया है। इसके अलावा एक और बात, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनका पार्टी संगठन और चुनावी रणनीति में सीधे तौर पर शामिल रहना, ये भी उनकी कार्यशैली का एक अहम हिस्सा था। वो सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं थे, बल्कि पार्टी के मुख्य रणनीतिकार भी बने रहे। तो इन सभी बातों को अगर हम समेटें तो शिवराज सिंह चौहान की विरासत क्या है? मध्य प्रदेश की राजनीति और समाज पर उनका क्या स्थायी प्रभाव दिखता है, जैसा कि लेख बताता है? देखिए, लेख का जो निष्कर्ष है वो कई परतों वाला है। एक तरफ वो मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। इसने राज्य को, खासकर भाजपा को, एक तरह का राजनीतिक स्थायित्व दिया। उनके कार्यकाल में कृषि उत्पादन बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ हद तक विकास हुआ और महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं वो मील का पत्थर मानी जाती हैं। उन्होंने भाजपा को राज्य में संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत किया और एक बड़ा जनाधार भी तैयार किया। दूसरी तरफ उनके कार्यकाल पर व्यापम में जैसे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, प्रशासनिक पारदर्शिता और गुणवत्ता पर सवाल उठे और सत्ता के केंद्रीकरण की आलोचना भी हुई। तो उनका प्रभाव इसीलिए थोड़ा जटिल है। मतलब विकास और कल्याणकारी योजनाओं की विरासत तो है, लेकिन उसके साथ विवादों और आलोचनाओं की छाया भी जुड़ी हुई है। जनता के बीच उनकी छवि के बारे में लेख का फाइनल असेसमेंट क्या है? क्या वो सशक्त नेता ज्यादा थे या जनप्रिय मुख्यमंत्री? लेख ये बताता है कि उनकी छवि में ये दोनों ही पहलू थे। उनकी वो मामा या शिवराज बाबू वाली छवि, उसने उन्हें जनता के करीब पहुंचाया, खासकर ग्रामीण और महिला वोटरों के बीच। वहीं उनका लंबा कार्यकाल और जो प्रशासनिक नियंत्रण था, वो उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में भी स्थापित करता था। तो ये दोनों छवियां एक दूसरे की पूरक भी रहीं और कभी-कभी थोड़ी विरोधाभासी भी लगी। तो कुल मिलाकर लेख शिवराज सिंह चौहान की यात्रा को किस नजरिए से देखता है? क्या ये सिर्फ एक सफल राजनीतिक करियर की कहानी है? नहीं, राजनीति की बारीकियों को समझा, जनता से जुड़ने के नए तरीके ईजाद किए, जैसे सोशल मीडिया का शुरुआती दौर में इस्तेमाल करना, और कल्याणकारी योजनाओं को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। साथ ही ये कहानी उन चुनौतियों और विवादों को भी सामने लाती है जो लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले किसी भी नेता के सामने आती ही हैं। ये एक तरह से आप कह सकती हैं आधुनिक भारतीय राजनीति में लंबे समय तक टिके रहने के फॉर्मूले और उसकी सीमाओं दोनों का एक अध्ययन सा प्रस्तुत करता है। तो आज हमने शिवराज सिंह चौहान के लंबे और काफी घटनापूर्ण राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं को छुआ। उनके शुरुआती संघर्षों और आरएसएस से जुड़ाव से लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर उनका वो रिकॉर्ड कार्यकाल, उनकी प्रमुख नीतियां जैसे लाडली लक्ष्मी और कृषि सुधार, उनकी मामा वाली छवि, व्यापम जैसे विवाद और अंततः मध्य प्रदेश पर उनके गहरे प्रभाव तक, जैसा कि हमारे सामने रखे गए लेख के अंशों में बताया गया है। हाँ, और ये चर्चा हमें ये भी दिखाती है कि किसी भी राजनैतिक विरासत का मूल्यांकन करना कितना जटिल काम होता है। ये सिर्फ आंकड़ों या योजनाओं की लिस्ट नहीं होती। इसमें जनता क्या सोचती है, राजनीतिक दांवपेच, सफलताएं, विफलताएं, सब कुछ शामिल होता है। शिवराज सिंह चौहान की कहानी इस जटिलता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे जमीनी जुड़ाव और कल्याणकारी राजनीति आपको लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रख सकती है, लेकिन शायद विवादों से पूरी तरह बचना संभव नहीं है। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि जब हम किसी नेता के प्रभाव का आकलन करते हैं तो क्या चीज ज्यादा मायने रखती है, सालों तक सत्ता में बने रहना और विकास के दावे, या फिर शासन के दौरान उठे सवाल और विवाद? शिवराज सिंह चौहान की यात्रा से नेतृत्व का कौन सा सबक भविष्य के लिए प्रासंगिक हो सकता है, खासकर आज के दौर में जब राजनीति लगातार बदल रही है और जनता की उम्मीदें भी? इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा।